कौन जीतेगा ये प्रतियोगिता? किसका युग खत्म होगा और किसका बचेगा? युगम कौन था? वो क्यों ये प्रतियोगिता करवा रहा था? गर्भगृह का क्या हुआ? कौन होगा इस स्टोरी का मेन विलन? ये सब और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्पॉइलर अलर्ट। अगर आप इसके अगले भाग का इंतजार कर रही हैं और कुछ स्पॉइलर नहीं चाहते तो इस वीडियो को यही रोक सकती हैं। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं सर्वनायक की एंडिंग के बारे में। अभी फिलहाल सर्व समर्थक ध्रुव और गोजो की प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें दोनों एक एक बाजी जीत चुके हैं। तीसरी प्रतियोगिता बुद्धि पाशा चल रही है। वैसे नागराज की टीम में 8 और भोकाल की टीम में 7 खिलाड़ी हैं। ध्रुव और गोजो छठी प्रतियोगिता में हैं, जहां मेनली 7 प्रतियोगिता होनी है। लेकिन फिर सवाल ही आता है कि इंस्पेक्टर स्टील का क्या होगा, क्योंकि नागराज की टीम में 8 खिलाड़ी हैं और भोकाल की टीम में 7। ये भेदभाव युगम ने क्यों किया और इस पर स्टार्टिंग में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। हो सकता है लास्ट में अडिग या किसी और कैरेक्टर को युगम यहाँ बुलाएगा और इंस्पेक्टर स्टील से प्रतियोगिता करवाएगा। हो सकता है 7वीं फाइट इंस्पेक्टर स्टील और किसी और की हो और एंड में 8वीं फाइट नागराज भोकाल की हो, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये दोनों पहले भी कुश्ती करके अपने खिलाड़ी मैदान में उतारने को लेकर भिड़ चुके हैं। वैसे कॉमिक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि 2 टीमों में सुपरहीरोज का चुनाव किस तरह युगम ने किया होगा। युगम क्यों एंथोनी और बाकी धरती पर आरसी के उन अदर सुपरहीरोज को नहीं लाया, सिर्फ उन्हें लाया जो लायक हैं या जिनमें दम है और जो पॉपुलर हैं। वही भोकाल की टीम बनाने कौन किस युग से कौन सा हीरो आएगा, ये किस सिद्धांत पर क्या सोचकर युगम ने चुनाव किया है। फाइनली इन 2 टीमों में 7 प्रतियोगिता होनी है। देखते हैं फ्यूचर में ध्रुव और गोजो के बाद कौन आएगा। कॉमिक में जब गोजो के अगेंस्ट इंस्पेक्टर स्टील जाने वाला था, तब ध्रुव कुछ सोचकर खुद जाने की बात कहता है। उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है जो वो सबसे अभी छुपा रहा है। शक्ति को ये पसंद नहीं आता। शब्द शक्ति धारक गोजो के सामने एक मामूली इंसान ध्रुव कैसे टिक पाएगा। तब नागराज सबको समझाता है, ध्रुव पर भरोसा करना, अगर बेवकूफी है तो मैं बेवकूफी जरूर करूंगा। गोजो के अगेंस्ट ध्रुव ही जाएगा। युगम कहता है, क्यों ध्रुव, क्या तुम जानबूझकर हारना चाहते हो? ध्रुव कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि समय का प्रतिपालक, जिसे हर चीज का ज्ञान है, सब कुछ पता है, वो ये सोचते हुए अपने सिर के बाल नोचे कि मैंने ऐसा क्यों किया। यही वो मोमेंट है जब हम रीडर्स को भी कंफ्यूजन और सस्पेंस में डाल रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले भी ध्रुव युगम के फ्रीज कर देने पर और नागराज को हराकर भोकाल को टीम का चुनाव करने का मौका देकर आगे के लिए प्लान्स बना चुका था और अपने टीम को आगे बढ़ा चुका था, जिससे अब वो फिर से इसी तेज दिमाग से सबको चक्कर में डालने वाला है। कॉमिक में आगे गोजो के अगेंस्ट ध्रुव ने अच्छी टक्कर दी और बुद्धिपाशा खेल में शायद वो जानबूझकर हारेगा। क्यों? क्योंकि यही उसका मास्टर प्लान हो सकता है जो हमें गूज बम्स देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले भी तिरंगा ने क्विट किया था तो उसे किसी दूसरी जगह युगम ने कुछ और काम करवाने के लिए रखा हुआ था, इंक्लूडिंग त्रिसनदेव। ध्रुव इस प्रतियोगिता से बाहर जाकर समझना चाहता है कि युगम उन्हें क्यों कंट्रोल करके सर्वनायक प्रतियोगिता करवा रहा है। ध्रुव जरूर इस प्रतियोगिता में कोई कांड करेगा जिससे युगम उसे हटा देगा और उसके जगह इंस्पेक्टर स्टील को डाला जाएगा। यहाँ ऐसा भी हो सकता है सर्वनायक के 15 भाग हैं तो 19 भाग तक शायद आरसी इसे खत्म कर ही दे। कॉमिक में अब तक 2 प्रतियोगिता भोकाल की टीम जीत चुकी है और 3 प्रतियोगिता नागराज की टीम। यानी अब भोकाल की टीम से गोजो का जीतना बहुत जरूरी है, वरना भोकाल की टीम हार जाएगी। 7 में से 3 प्रतियोगिता जीतकर नागराज की टीम आगे है और काफी हद तक संभावना है गोजो बुद्धिपाशा खेल के साथ अपकमिंग 4 और 5 भी जीत जाएगा और आगे दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाएगा। फिर एंड में जो भी प्रतियोगिता लड़ेगा उसके कंधों पर अपने युग की जिम्मेदारी होगी और साथ ही इस दुनिया का भविष्य भी। वैसे बहुत टाइम पहले एक एड आया था जिसमें अडिग इंस्पेक्टर स्टील और एंथोनी से लड़ रहा होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि अडिग के सामने नागराज की तरफ से इंस्पेक्टर स्टील और एंथोनी आएंगे, जिसे हम सर्वनायक के पहले भाग के कवर पर भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अडिग तो समुद्र मंथन में बिजी है और महात्मा कालदूत महारावण को रोकने उसमें से शक्ति निकालना चाहती हैं। तो कैसे अडिग युगम क्षेत्र में आएगा, वो भी इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर? या हो सकता है वो शक्ति निकलने पर सब महारावण को रोकने में बिजी हो जाएंगे और फिर अडिग युगम क्षेत्र में आएगा। युगम भोकाल की टीम से जिन सुपर हीरोज को प्रेजेंट में लाया था वो सब पिछले युग यानी पास्ट के सुपर हीरोज हैं और अडिग अभी पास्ट का है, लेकिन वो फिलहाल प्रेजेंट में मौजूद है। तो क्या युगम इस काल में यानी प्रेजेंट के अडिग को प्रतियोगिता के लिए कंसीडर करेगा
या नहीं? और अगर ऐसा है तो मैं बता देता हूँ कि भोकाल, अशोराज और गोजो का पुनर्जन्म भी हुआ है। यानी वो सब पास्ट में तो है ही है, साथ ही प्रेजेंट में पुनर्जन्म लेकर भी आए हैं। बस उनमें सुपर पावर्स नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है जो इस वक्त गर्भगृह में मौजूद है, जिसके बारे में आरसी ने अब तक सिर्फ पुराने कॉमिक्स में ही बताया था, लेकिन फिलहाल नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसकी एंडिंग कैसी होगी इसके बारे में बात करती हैं। किसी फैन ने कहा था कि आरसी को इसकी एंडिंग समझ नहीं आ रही कि कैसे एंड करें और ये खिचड़ी बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीरीज की शुरुआत से आरसी जानती थी कि इसकी स्टोरी में क्या होगा, कौन जीतेगा और एंडिंग कैसे होगी। बस बीच में जो सब प्लॉट्स बन रहे थे उन्हें बाद में सोचा गया था। अब युगम ने कहा था कोई एक युग रहेगा, दूसरा मिटा दिया जाएगा। कलयुग के महानायक जीत जाएंगे, यानी नागराज की टीम जीत जाएगी और पुराना युग भोकाल के युगों को मिटा दिया जाएगा। सब हीरोज युगम से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पेशली भोकाल, हमें अब धरती को यानी कलयुग को बचाने दो, फिर चाहे तो पुराने युगों को मिटा देना, क्योंकि हम एक टीम है और हमारी टीम तैयार है एक होकर उन पाषाण राक्षसों का सफाया करने के लिए। फिर युगम उन्हें युगम क्षेत्र से जाने देता है। अब आसमान से युगम क्षेत्र से होते हुए भोकाल की टीम और नागराज की टीम सब सुपर हीरोज धरती पर उतरती हैं, गर्भगृह को बाकी विलन से सुरक्षित करती हैं और धरती की ऊपर की स्लैब पर पाषाण राक्षस और महारावण जैसे विलन से लड़ने के लिए आती हैं। अब ये सीन अवेंजर्स एंड गेम के उस फाइनल बैटल जैसा होगा, जहां आरसी यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज एक तरफ होंगे और बाकी सब विलन्स एक तरफ। हो सकता है नगीना, नागपाशा, ग्रैंड मास्टर रोबो जैसे विलन्स सुपर हीरोज का साथ दें, फिर सब असेंबल होकर लड़ती हैं और धरती से सभी राक्षसों का सफाया कर देती हैं या कहीं भगा देती हैं, पोर्टल से ले जाकर कैद कर देती हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, कहानी खत्म? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यही तो राइटर का असली जादू है, जो फैंस सोचें उससे भी 2 कदम आगे रखते हैं। जब तिलस्म और तिरंगा प्रतियोगिता से बाहर हुए थे तब उन्हें पाषाण राक्षसों के ऊपर शोध करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि फाइनल बैटल में इन्हीं राक्षसों की कमजोरियां यही हीरोज पता लगाएंगे। युगम भगवान विष्णु की तरह सब जानता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वो उसे खुद रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये काम सुपर हीरोज का है, ये उनकी नियति है, उनका काम है। इसलिए शुरू में ही धरती के नीचे गर्भगृह का निर्माण इंसानों द्वारा करवाया गया और जब पाषाण राक्षस अंतरिक्ष से होते हुए उल्कापिंड बनकर धरती पर गिरे थे तब धरती का वातावरण रहने लायक नहीं था, इसलिए सब इंसानों को गर्भगृह में ले जाया गया। और जो फाइनल बैटल में सब लोग लड़ रही हैं उनमें इतनी पावर्स कहां से आएंगी कि वो इतने ताकतवर राक्षसों को रोकेंगे? तो इसका जवाब है उनकी प्रैक्टिस और नई पावर्स का मिलना। युगम द्वारा वो सब प्रतियोगिता एक अभ्यास था जिसमें सबने प्रैक्टिस की, नई कला सीखी, किसी को पावर्स मिली तो किसी को खोया हुआ आत्मविश्वास के साथ संपूर्ण राक्षसों की कहानी का पता चला, जिसका इस्तेमाल वो फाइनल बैटल में करेंगे। अभी इस कॉमिक का मेन विलन मास्टरमाइंड बाकी है, जो कौन है कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी सरनेक में बहुत सारे विलन्स दिखे हैं जो अपने अपने मतलब के लिए दुनिया तबाह करने आए हैं। कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। कल्कि का रेफरेंस और थोड़ी बहुत स्टोरी तिरंगा वाली प्रतियोगिता में भी बताई गई थी। जितनी भी प्रतियोगिता हुई हैं वो सब ऐसे ही टाइम वेस्ट के लिए नहीं हुई, सबका एक मीनिंग है और उस मीनिंग का कंक्लूजन फाइनल बैटल में देखने को मिलेगा। तो उसे रोकने भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी आएगा, जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन वो कौन होगा, कहां से आएगा? वो जो बच्चा आपने देखा था जिसे तिरंगा बचाता है वही कल्कि है, जिसका जन्म इस कलयुग में हो चुका है। वही फ्यूचर में बड़ा होकर राक्षसों का वध करेगा, विनाश करेगा। तो मेन विलन यही चाहता है उसके जन्म से पहले उसे मारा जाए और राक्षसों का राज वापस स्थापित किया जाए। फाइनल बैटल में सभी सुपर हीरोज उसी बच्चे को बचाते हुए सारे राक्षसों का सफाया करेंगे। फिर वो सब टीम एक जगह एक होकर फाइनल बैटल लड़ेगी, जो अवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ा इवेंट होगा। अवेंजर्स के थैनोस की तरह पाप ज्यादा बढ़ जाने की वजह से सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए किसी एक युग को मिटाना युगम के लिए मजबूरी थी। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि पाप बढ़ रहा है यानी नए विलन्स आने वाले हैं, तो उसे सुपर हीरोज रोक नहीं सकते क्या? हाँ, उसे रोक सकती हैं, लेकिन अब कलयुग में उनकी संख्या और उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी, जिसका मुकाबला करना नागराज, ध्रुव, डोगा तो क्या भोकाल, अशोराज और गोजो के बस में भी नहीं था। तभी युगम सरनाक प्रतियोगिता की आड़ में वो सबको शिक्षित कर रहा था और उन्हें मजबूत बना रहा था। साथ ही मल्टीवर्स और अलग टाइमलाइन के कंसेप्ट को भी सबके सामने रखा गया। युगम शायद उनकी परीक्षा भी ले रहा था और देखना चाहता था कि ये अब भी ये हीरोज अपनी दुनिया को बचाने के लिए दूसरे हीरोज की बलि चढ़ा देंगे या उनके लिए खुद को और खुद का युग कुर्बान कर देंगे। अगर राइटर चाहे तो नागराज, ध्रुव, डोगा को प्रतियोगिता के जीतने पर या फाइनल बैटल में कुछ नई पावर्स भी दे सकते हैं,
जो टेम्पररी हों, और ऐसे ही बहुत सारे उन्हें अपग्रेड मिले। अगर बिना सर्वनायक प्रतियोगिता किए वो पहले ही बैटल में एक एक करके आते तो सबको एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं होती और उनका टीम वर्क अच्छे से नहीं बैठता। सबसे मेन विलन को मारने के लिए किसी दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ेगी जिसे सिर्फ ध्रुव ही पा सकता है, क्योंकि उस दिव्यास्त्र को सिर्फ वही पा सकता है जो वर्दी हो, जैसे थॉर अपने हैमर के लिए है। इन सभी सुपर हीरोज में सिर्फ ध्रुव ही है जो उस दिव्यास्त्र को पाने के लिए कहीं और ट्रैवल करेगा या फिर उसे कहीं से मिल जाएगा, क्या पता किसी प्रतियोगिता के दौरान भी। तब मैदान में ध्रुव उस मेन विलन को मारने के लिए आएगा, आगे बढ़ेगा, तब सारे विलन्स उसका रास्ता रोकेंगे। नागराज हाथों से उस मेन विलन को रोके हुए है। वो चिल्ला कर कहता है, ध्रुव के लिए रास्ता बनाओ। उस बैटल में सब हीरोज उसे रास्ता देते हुए एक एक करके घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं और ध्रुव दिव्यास्त्र लिए मेन विलन के सीने में घोंप देता है। इस बीच नागराज उसके सामने से हट चुका था और इस तरह वो मेन विलन और उसकी सेना मारी जाती है और हार जाती है। डोगा उस ब्लास्ट में मर चुका है, नागराज भी मारा गया, ध्रुव भी अब मरने वाला था। वो घुटनों के बल बैठा था। तब युगम वह प्रकट होता है और उनकी जीत की बधाई देता है। फाइनली कलयुग बच गया। अब युगम उसे इस जीत पर एक वरदान मांगने को कहता है, कुछ मांगने को कहता है। ध्रुव चाहे तो सबको जिंदा कर सकता था, अपने साथियों को और खुद को मरने से भी रोक सकता था, लेकिन वो जानता था मरना उनकी किस्मत में लिखा है, तो वो अपनी नियति नहीं बदलेंगे। वो कहता है, आप सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग को वापस जिंदा कर दी, जिनको आपने मिटा दिया था। इंसानों का होना जरूरी है। हम हीरोज का क्या है, दुनिया में इंसान रहेंगे तो हम जैसे हीरोज पैदा होते रहेंगे। हम सब एक सैनिक की तरह शहीद हुए हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें हमारी नीति मंजूर है। आसपास बाकी बचे सुपर हीरोज की आंखों में आंसू होते हैं। भोकाल ये देख रो पड़ता है, क्योंकि ध्रुव उसके युग को भी बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा होता है। दिस सीन वाज एपिक, जो हमें बताएगा कि ध्रुव क्यों सबसे अलग है, क्यों सब उसे इतना प्यार करते हैं। ध्रुव का सैक्रिफाइस एक एपिक मोमेंट होगा। युगम ये सब देख मुस्कुरा उठता है। कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ युगम ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अंश था, जो बढ़ते पाप को रोकने, इस सृष्टि को खत्म कर नई दुनिया की रचना करना चाहता था। लेकिन युगम के रूप में उन्होंने हीरोज की परीक्षा ली। क्या अब भी इंसानों में इंसानियत थी? क्या वो रहने लायक हैं? इन युगों में भी इंसान ही है जो पाप को बढ़ावा देते हैं। गर्भगृह में जब सब एक दूसरे का सहारा बने, उनके रक्षक मरते मरते भी अच्छाई के लिए कुर्बान हुई। जैसे देख युगम अपना प्लान बदल देता है और ध्रुव को ये सब बता सब हीरोज को जिंदा कर देता है। धरती पर जो भूकंप, सुनामी और तूफान आए थे वो सब थम जाते हैं। युगम सबको उनकी दुनिया बच जाने पर बधाई देता है। भोकाल और उनकी टीम अपने अपने काल में वापस चली जाती है और अब बारी थी धरती को वापस पहला जैसा खुशहाल बनाने की, जहां इसके एंड के फ्रेम में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए इंसानियत दिखा रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्योंकि वक्त ने सब इंसानों को वापस इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था। और यही सर्वनायक की हैप्पी एंडिंग होगी। मैं हाथ जोड़कर आरसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो फ्यूचर में इसकी एंडिंग बनाए तो कुछ इस तरह की ही बनाए, जिससे मन को सेटिस्फेक्शन मिले कि हमें बढ़िया सीरीज पढ़ने को मिल रही है और हमने पढ़कर खत्म की है। दोस्तों ये बात तो आप मानकर चलो कि जितना मैंने सर्वनायक को स्टडी किया है उस हिसाब से आरसी ने और इसके राइटर्स जितने प्लॉट्स बनाए गए हैं इसके अंदर उन्हें पूरी तरह कवर किए बिना अधूरा छोड़ा जाएगा, जो किसी और सीरीज में कंटिन्यू होगा, जैसे सर्वनायक विस्तार या स्थापत्य खंड। यानी सर्वनायक के लास्ट पार्ट में भी सर्वनायक खत्म नहीं होगी, सिर्फ युगम से रिलेटेड प्रतियोगिता ही खत्म होगी। धरती पर विनाश फैला है तो धरती को पहले जैसा बनाने के लिए डैमेज कंट्रोल करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। जैसे सर्वनायक की अगली सीरीज पुनरुत्थान में आपने देखा था, एक अलग हेडक्वार्टर, कुछ टीम और कुछ हीरोज के असेंबल के साथ सब एक हुए। लेकिन अफसोस ये अभी अंत नहीं है। पुनरुत्थान में क्या हुआ इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, जहां फिर ग्राउंडेड लेवल पर सब हीरोज और विलन्स के बीच लड़ाई हुई और अवेंजर्स एंड गेम की तरह टाइम ट्रेवल करके कुछ हीरोज पास्ट में जाएंगे, सब कुछ रीसेट एंड पीस रिस्टोर करने। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्वनायक की एंडिंग किस तरह होगी। इस पूरी स्टोरी का आइडिया और थ्योरी का क्रेडिट हिमांशु नायक को जाता है, जिस पर हमने मई 2022 के आसपास बात की थी और सर्वनायक की एंडिंग के बारे में कल्पना की थी। अभी के लिए ये हमारी फैन थ्योरी है। उम्मीद है आप में से बहुत सारे फैंस समझ गए होंगे कि इसकी एंडिंग किस तरह हो सकती है। अगर आपके मन में फिर भी कोई शक या सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।